हेलो बच्चे, once again I सुनील गुप्ता वेलकम यू एट द प्लेटफॉर्म ऑफ इंस्पिरेशन आईएएस एकेडमी। चलो एक बार फिर से यहाँ पर आते हैं रिवीजन के सीरीज में। पिछली बार हम लोगों ने दो वीडियो में डिस्कशन किया था। फर्स्ट एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, तो उसको हमने दो भाग में तोड़ा था। हमने तीन इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज को डिस्कस किया। वन इज कॉल्ड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अनदर इंपॉर्टेंट इज कॉल्ड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड थर्ड व्हाट इज कॉल्ड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट व्हाट इज कॉल्ड द प्राइम मिनिस्टर। तो चलो बिना टाइम लेते हुए, बिकॉज टाइम बहुत प्रेशस है, एंड सो करोगे क्या, पहले तो पेपर पेंसिल अप्रोच लेकर के बैठ जाना और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखेंगे। बड़े जल्दी में हम लोग वन शॉट में कुछ कुछ क्रक्स पॉइंट को एक बार फिर से रिवीजन के अंदर में ले लेते हैं। तो एक बार चलते हैं किस तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो यहाँ से हमारी डिस्कशन का आधार ये था कि सबसे पहले एग्जीक्यूटिव को हम लोगों ने दो भाग में बांटा था, यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव को भी हमने दो भाग में बांटा था। वन इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव, अनदर इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव में हम लोगों ने देखा क्या कि यहाँ पे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिस्कस हो चुका, अनदर इंपॉर्टेंट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी डिस्कशन में हो चुके, एंड अनदर इंपॉर्टेंट इज कॉल्ड द दैट इज कॉल्ड द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू बी हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस किए व्हाट इज कॉल्ड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया व्हाट इज कॉल्ड द अटॉर्नी जनरल। इसके बाद फिर चलेंगे कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया व्हाट इज कॉल्ड द सीएजी, राइट। तो चलो अब बिना टाइम खराब किए हुए एकदम जंप करते हैं अचानक से अपने टॉपिक पे, एंड द टॉपिक इज व्हाट है, दैट इज कॉल्ड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, राइट। तो चलो बच्चे चलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया व्हाट इज कॉल्ड द एजीआई, इसको हम लोग कर लेते हैं व्हाट इज कॉल्ड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एजीआई, जानते हो हमारे डिस्कशन का दो इंपॉर्टेंट हिस्सा है। वन इज कॉल्ड द एक्सप्लिसिट, अनदर इंपॉर्टेंट इज कॉल्ड द इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट हिस्सा में हम लोग क्या करते हैं, वो चीज जो लिखा हुआ है, और इम्प्लिसिट हिस्सा में क्या करते हैं, उससे इन्फरेंस निकल के जो आते हैं, दैट इज कॉल्ड द इम्प्लिसिट हिस्सा, राइट। इम्प्लिसिट एरिया से यूपीएससी 40% क्वेश्चन पूछते हैं, एंड एक्सप्लिसिट एरिया से यूपीएससी 60% के क्वेश्चन पूछते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर बहुत सारे टफेस्ट क्वेश्चन अगर बनाने होते हैं तो मैक्सिमम वो इम्प्लिसिट एरिया से ही लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ इसको भी हम लोग दो भाग में तोड़ेंगे। वन इज कॉल्ड द एक्सप्लिसिट, राइट। एक्सप्लिसिट का मतलब बच्चे ये जो दिखता है हमारे पास में इंफॉर्मेशन, एंड अनदर इंपॉर्टेंट कॉल विच पर्टिकुलर इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब दिखता नहीं है, बट उसी में छुपा हुआ कुछ इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में यूपीएससी पूछेगी, राइट। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से देखते हैं एक्सप्लिसिट एजीआई को लेकर के क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे पास में है, राइट। तो थोड़ा चेंज कर लेते हैं एंड इसको अब देखते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज देयर। बेसिकली अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत कम इंफॉर्मेशन है, और इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो ये है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है, आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सिर्फ एक आर्टिकल इनको डेडिकेटेडली मेंशन करता है, बाकी जगह पे एक दो जगह पे और है जहां पर प्रोविजन में इसके बारे में डिस्कशन है। सेकंड इंपॉर्टेंट इज दियर, ये आदमी को हम लोग डेकोरेशन, इसको कुछ नाम से जानते हैं, और इसको बेसिकली दो इंपॉर्टेंट डेकोरेशन इसको हमने दिया हुआ है। वन इज कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफिसर, राइट। फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एक तो पहला इंपॉर्टेंट इनको जो डेकोरेशन हमने दिया, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ स्टेट नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कहेंगे तो वो एडवोकेट जनरल हो जाएगा, राइट। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट इनको हम कहते हैं द लीगल एडवाइजर, द प्रिंसिपल लीगल एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये दोनों चीज किसके लिए है, टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रिंसिपल लीगल एडवाइजर कौन है, डेट इज अटॉर्नी जनरल, और फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन है, डेट इज कॉल्ड द अटॉर्नी जनरल, राइट। कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, यहाँ पर लॉ मिनिस्टर भी है, और लॉ मिनिस्टर भी हो सकता है कि ऐसा कंफ्यूजन में आ जाए कि हो सकता है कि वही आदमी लीगल एडवाइजर भी हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, चूंकि कैबिनेट में है वो। ऐसा होता है, अमेरिका में ऐसा ही होता है कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर और लीगल एडवाइजर होते हैं वहाँ के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ अलग है, इनको डेकोरेशन हमने सिर्फ इनको दिया हुआ है, लॉ मिनिस्टर को नहीं दिया हुआ है। इस चीज को हम लोग नोट करते हुए चलेंगे, राइट। अब इनका क्या है, चूंकि है तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, तो अपॉइंटमेंट भी होगा। अपॉइंटमेंट बाय विच पर्टिकुलर, व्हाट इज कॉल्ड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनका करेंगे क्या, अपॉइंटमेंट करेंगे, राइट। अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू बी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, यानी कि यूनियन कैबिनेट के रिकमेंडेशन पे
इनका अपॉइंटमेंट होता है। लेकिन अपॉइंटमेंट के पहले कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट का क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन ये है कि कोई भी आदमी को अपॉइंटमेंट आप नहीं कर सकते, वही आदमी को अपॉइंटमेंट आप करेंगे that is qualified to be, so what is called here, qualified to be जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, राइट। सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर का क्वालिफिकेशन वो रखता है, राइट। जो सुप्रीम कोर्ट के जज के क्वालिफिकेशन है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, या फिर हाई कोर्ट में एटलीस्ट 5 साल का जजेज होने चाहिए, या फिर हाई कोर्ट लेवल पे एटलीस्ट 10 ईयर्स का उनका एडवोकेसी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो दीज आर द पर्टिकुलर फैक्ट व्हाट इज कॉल्ड द क्वालिफाइड टू बी द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये एक इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी है जो मेंशन अंडर आर्टिकल 76 में, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज देयर, अगर हम रिमूव करना चाहते हैं, तो रिमूवल अगर करना चाहते हैं बीच में, तो 5 साल के लिए होंगे, 10 साल के लिए होंगे, ये मेंशन नहीं। रिमूवल डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज कॉल्ड ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, राइट, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, राइट। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि टेन्योर को छोड़िए, 5 साल होगा, 2 साल होगा, 3 साल, ये मेंशन नहीं है। वो डिपेंड करता है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट चाहे तो 1 साल में हटा दे, प्रेसिडेंट चाहे तो उसको कंटिन्यू करे, दैट ऑटोमेटिकली सेड टू बी ना, दिस इज द मेंशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। अब इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि इनका कंडीशन ऑफ सर्विसेज, राइट, कंडीशन ऑफ सर्विसेज, या फिर सैलरी हो गया, या फिर इमोल्यूमेंट्स हो गया, इनको डिसाइड कौन करता है? तो डिसाइडेड बाई अगेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसका डिसीजन लेता है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का चीज है। अगर सीएजी में चले जाओ तो कंडीशन ऑफ सर्विसेज डिसाइड कौन करता है? व्हाट इज कॉल्ड द पार्लियामेंट, राइट। अगर गवर्नर में चले जाए तो कंडीशन ऑफ सर्विसेज डिसाइड करेगा पार्लियामेंट। बट यहाँ पर अगर हम बात करें तो कंडीशन ऑफ सर्विसेज डिसाइड करेगा व्हाट इज कॉल्ड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कुछ इंपॉर्टेंट एरिया हो गए इसके। और जो बहुत इंपॉर्टेंट इसके साथ में जुड़े हुए एरिया है व्हाट इज कॉल्ड इनका फंक्शन, राइट, कि इनका रोल एंड फंक्शन इज कंसर्न्ड। इनका रोल एंड फंक्शन है क्या? तो बेसिकली इनका ये इंपॉर्टेंट रोल एंड फंक्शन इनके साथ में आता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट रोल एंड फंक्शन इज देयर, एडवाइस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट, एडवाइस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन विच मैटर, लीगल मैटर में। लीगल मैटर में कुछ भी एडवाइस अगर देना होगा तो ये चूंकि प्रिंसिपल लीगल एडवाइजर है, पहले भी हम लोग डिस्कस किए, तो ये एडवाइस देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। कोई भी अगर लॉ बना रहे हैं, बिल बना रहे हैं, कुछ भी अगर एडवाइस चाहिए, देन उसके लिए कोई पैरेलल एडवाइजर नहीं है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज सफिशिएंट टू गिव द एडवाइस, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज परफॉर्मेंस ऑफ लीगल ड्यूटीज, राइट, परफॉर्मेंस ऑफ लीगल ड्यूटीज, राइट। तो लीगल ड्यूटीज जितना भी होगा ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आदमी ना परफॉर्मेंस करेगा, राइट। तो परफॉर्मेंस करेगा का मतलब इसका ये हुआ कि इनका राइट है, राइट, राइट टू रिप्रेजेंटेशन इन कोर्ट ऑफ लॉ, इन कोर्ट ऑफ लॉ। को किसी भी कोर्ट में ये रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, किसी भी कोर्ट में ये ऑडियंस का पार्ट बन सकते हैं। दैट इज ऑटोमेटिकली मेंशन्ड एंड इन्फर्ड ऑटोमेटिकली स्टेटमेंट हैज टू कम अंडर द परफॉर्मेंस ऑफ द लीगल ड्यूटीज, जो भी होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज देयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, राइट। प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं टू द सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर अंडर आर्टिकल 143, राइट। 143 में सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है और प्रेसिडेंट के पास क्वासी जुडिशियल पावर है कि आप सुप्रीम कोर्ट से कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे या फिर लीगल मैटर पे आप एडवाइस ले सकते हैं, जिसमें प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे अंडर आर्टिकल 363 में एडवाइस आप ले सकते हैं। तो अंडर दिस पर्टिकुलर वे ये कोई भी एडवाइस अगर लेता है तो इनका रिप्रेजेंटेशन प्रेसिडेंट का करेगा कौन? व्हाट इज कॉल्ड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, राइट। तो बच्चे ये देखो, ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू विच पर्टिकुलर, दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली दिस इज कंसर्न्ड हियर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एक इंपॉर्टेंट एरिया इज ऑल्सो देयर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, राइट। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है ना वर्सेस अटॉर्नी जनरल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये दोनों के बीच में अंतर यही है कि इसमें क्या होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में, हमारे यहाँ क्या होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में, ये सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफिसर है, अनदर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर क्या है ना पर्टिकुलरली बाकी का जो लीगल
ड्यूटी होते हैं ना, ये करते हैं लॉ मिनिस्टर। लेकिन यहाँ पर क्या है, इनका लॉ मिनिस्टर भी वही है और अटॉर्नी जनरल का भी काम वही करता है। इसको अटॉर्नी जनरल ऑफ यूएस, ये दोनों का काम एक ही आदमी करता है। हमारे यहाँ क्या है कि लॉ मिनिस्टर अलग है, अटॉर्नी जनरल अलग है, राइट। अगर अपॉइंटमेंट ऑफ, अगर जजेस को करना हो तो ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अब बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन यहाँ पर जजेस का अपॉइंटमेंट के लिए बात करेगा, व्हाट इज कॉल्ड द लॉ मिनिस्टर, इनको रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर ये काम नहीं करेगा। दीज आर द पर्टिकुलर फैक्ट। तो हमने इतना कुछ डिस्कशन किया, एक बार छोटा सा इमेज इसको ले लेते हैं, राइट। और इसमें तुम देखें कि ये है एक्सप्लिसिट एरिया, इतना ही इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से, राइट। अब इम्प्लिसिट देखो कहाँ पर ये क्वेश्चंस आते हैं, बेसिकली लिखा हुआ नहीं है लेकिन यहाँ पर से क्वेश्चंस आ सकते हैं। व्हाट इज कॉल्ड द इम्प्लिसिट एरिया इज कंसर्न, राइट। थोड़ा सा इसको हम ले लेते हैं इस एरिया में, तो इसमें कुछ इम्प्लिसिट एरिया को समझोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं लिखा हुआ नहीं है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शैल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। अब बताओ क्वेश्चन अगर आ गया कि वेदर दिस इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, विच वन पर्टिकुलर फंक्शनरी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया है कि नहीं, तो ये सिटीजन ऑफ इंडिया है। ये कहाँ से निकल के सामने आता है, यहाँ से क्वालिफाइड टू बी द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का क्वालिफिकेशन ये भी है कि शुड बी व्हाट, सिटीजन ऑफ इंडिया, और प्लस या तो वो 5 साल का हाई कोर्ट का जजेज हो या फिर 10 साल का एडवोकेसी का एक्सपीरियंस हो हाई कोर्ट लेवल पे, या फिर कोई डिस्टिंक्टिव ज्यूरिस्ट इन ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो यहाँ से इन्फर्ड होके आता है सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट्स इंपॉर्टेंट हियर। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट इज देयर, इनके साथ में जो हम लोग देखते हैं कि एक ये इंपॉर्टेंट ऑफिसर है, इसको बोला ना परफॉर्मेंस ऑफ लीगल ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इन्फरेंस यहाँ पर ये भी आता है कि ये आदमी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यहाँ पर बीच में कर देते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास में एक राइट है यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये रिप्रेजेंटेशन करता है दो इंपॉर्टेंट एरिया में, राइट। फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज सेड टू बी कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ ये तो तुम जानते हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, यहाँ पर ऑन बिहाफ ये जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, यूनियन ऑफ इंडिया जिसमें कहते हैं। और अनदर इंपॉर्टेंट इज सेड टू बी, इनका रिप्रेजेंटेशन होता है व्हाट इज कॉल्ड द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में जा सकते हैं अंडर द प्रोसीडिंग, राइट। लेकिन यहाँ पर है क्या कि यस, प्रोसीडिंग में हिस्सा लेगा ये आदमी, प्रोसीडिंग में हिस्सा लेगा विदाउट राइट टू वोट, राइट टू वोट हियर, राइट। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट हियर जो यहाँ से इन्फरेंस होकर के सामने में आया है, राइट। सो दीज टू ऑटोमेटिकली एरिया इज सेड टू बी व्हाट, इम्प्लिसिट एरिया ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, राइट। तो यहाँ पर हमने देखा दीज आर द फैक्ट, और यहाँ पर तुम लोग देखे इतना ही इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एक क्वेश्चन का स्पेस बनता है यहाँ पर, चलो जल्दी से रिवाइज तुमने कर लिया। एंड इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, डेट इज रिलेटेड टू what is called the Attorney General of India, and then the next important portion we are going to discuss here, and important portion what is called according to this one। अब एक बार फिर से देख लो बच्चे यहाँ पर क्या हुआ, that we have discussed here the president, the vice president, union, particular, this is also over, and the next important what is called the comptroller and auditor general, right। तो चलो comptroller and auditor general is concerned CAG। तो एक बार लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया व्हाट इज कॉल्ड द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG इज कंसर्न्ड, राइट। इट्स ओके। नाउ चलो एक 2 सेकंड का ब्रेक, एंड देन इन देयर आफ्टर वी विल हैव टू गो फॉर द CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज कंसर्न्ड, राइट। चलो इसी तरह से हम तोड़ेंगे इसको दो इंपॉर्टेंट हिस्से में। वन इज कॉल्ड द एक्सप्लिसिट, अनदर इंपॉर्टेंट इज सेड टू बी व्हाट इज कॉल्ड द इम्प्लिसिट। नहीं, इम्प्लिसिट दो इंपॉर्टेंट हिस्से में हमने तोड़ा इसको, राइट। एक्सप्लिसिट का मतलब जो लिखा हुआ है, इम्प्लिसिट का मतलब व्हाट इज कॉल्ड कि जो यहाँ पर
इसके थ्रू आता है, इंटरप्रिटेशन से आता है, व्हाट इज कॉल्ड द इम्प्लिसिट एरिया। एक्सप्लिसिट में देखो बच्चे ये सब इंफॉर्मेशन है। एक क्वेश्चन इसे बन सकता है इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से। फर्स्ट इज कंसर्न, ये आदमी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर है, डेट इज मेंशन अंडर आर्टिकल 148 से 151 के बारे में इसको हम लोग डिस्कस किए, राइट। यानी 4 आर्टिकल इसके ऊपर में हमने डिवोट किया है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर पूछ दे क्वेश्चन कि सीएजी के बारे में कहाँ डिस्कशन है और सिर्फ 148 रहे तो 148 ही लिखेंगे, कोई जरूरी नहीं कि हम 4 आर्टिकल्स को साथ में लिखेंगे अगर वो अवेलेबल नहीं है तो, राइट। सेकंड इंपॉर्टेंट इज देयर, ये पर्टिकुलर आदमी को हम लोग ना डेकोरेशन, जैसे डेकोरेशन उसको हमने दिया था ना, इसको भी हम डेकोरेशन देते हैं। इस आदमी को हम बोलते हैं गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। पब्लिक पर्स का गार्जियन कौन है, तो ये है भाई साहब, दैट इज कॉल्ड द सीएजी। अब यहाँ पर देखो यार, तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाना कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, हालांकि रियलिटी में वही होता है, बट हम लोग डेकोरेशन देते हैं किसको, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स को, सीएजी को। दिमाग नहीं लगाने का, जो डेकोरेशन है डेकोरेशन रहेगा यहाँ पे, राइट। इसी को हम बोलते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर, राइट, इंपॉर्टेंट ऑफिसर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। अब ये जो है ना, ये भी डेकोरेशन इन्हीं को जाता है भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर है तो बहुत सारे ऑफिसर, प्रेसिडेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी, लेकिन इसको हम बोल दिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर। बी आर अम्बेडकर साहब ने बोल दिया तो बोल दिया भाई साहब, इसके ऊपर में कोई डिस्कशन मत करना। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट इज दियर, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसोफर ऑफ, राइट, फिलोसोफर ऑफ पीएससी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। हर एक जगह होते हैं तो उनके रूप वो एग्जामिन करते हैं रिपोर्ट को, इसीलिए इसको हम बोलते हैं फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसोफर ऑफ द पीएससी, राइट। इसके बारे में हम लोग बोलते हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट डेकोरेशन इनको जाता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट डेकोरेशन अगर आ गया तो एक्सेप्शनल क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट चीज सेट टू बी द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, राइट। अब आते हैं इनको थोड़ा सा इनके बारे में जानने कि इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा। अपॉइंटमेंट करेगा भाई साहब द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसके कहने पे करेगा, यूनियन कैबिनेट के कहने पे करेगा। अभी तक कोलिजियम सिस्टम नहीं बना है, हालांकि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दिया हुआ है कि यहाँ भी एक कोलिजियम सर्च कमिटी होना चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि एक मल्टीपल बॉडी होना चाहिए जिसमें प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन, उनके कहने पे सीएजी को हम अपॉइंटमेंट करेंगे। अभी तक हुआ नहीं है तो इनको अभी तक प्रेसिडेंट ही अपॉइंट कर रहे हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसको अगर हम बात करें कि ये कितने दिन के लिए होते हैं, टेन्योर क्या है इनका, तो 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ द एज विच एवर बी अर्लियर, जो पहले आता है उसमें हम लोग इसको देखेंगे, दैट इज द फैक्ट हियर। अनदर इज कंसर्न्ड कंडीशन ऑफ सर्विसेज। कंडीशन ऑफ सर्विसेज डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड करेंगे व्हाट इज कॉल्ड द पार्लियामेंट बाय लॉ, राइट। तो बाय लॉ पार्लियामेंट इनको अब कंडीशन ऑफ सर्विसेज डिसाइड करेंगे, किस तरह का इनका सर्विसेज होना चाहिए, एवरीथिंग। पार्लियामेंट ने एक लॉ बना के रखा हुआ है, सीएजी ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1971। उसके बाद फिर इसको हमने रिवाइज किया इन द 1976 में, राइट। तो यहाँ पर इसमें मेंशन किया हुआ है कैसे कंडीशन ऑफ सर्विसेज होंगे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इज देयर, जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड होते हैं, व्हाट इज कॉल्ड द रोल एंड द फंक्शन ऑफ पावर्स एंड अथॉरिटी। रोल कहो, इनको फंक्शन कहो, इनको पावर कहो, इनको अथॉरिटी कहो, कुछ भी रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहो, कुछ भी रहेगा, कहानी सेम है। एंड दिस इज कॉल्ड, इनका है क्या, डेट इज मेंशन अंडर विच पर्टिकुलर एरिया, इट इज मेंशन अंडर आर्टिकल 149 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखो, रोल एंड फंक्शन जो है ना, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है नहीं अप्रोप्रिएटली। इनमें मेंशन किया हुआ है कितना ये काम करेंगे, डेट वुड बी डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ अंडर आर्टिकल 149। और इसी के लिए हमने एक एक्ट बना के रखा हुआ है, सीएजी ड्यूटीज कंडीशन ऑफ सर्विसेज, ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1971, अमेंडमेंट इन द 1976, और उसी में हमने इसको पावर दिया हुआ है, राइट। इनके क्या क्या पावर्स हैं, अब इसको हम लोग देखेंगे। पावर्स हैं बच्चे इनके पास में 3, राइट। 3 इंपॉर्टेंट पावर्स हैं और इनको हम लोग 3 जगह क्लासिफाई करके पढ़ोगे सही रहेगा तुम्हारे लिए। फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज देयर ऑडिट। ऑडिट करने का पावर है इनके पास में। ऑडिट ऑफ विच पर्टिकुलर, एक्सपेंडिचर ऑफ अकाउंट्स, या अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर के अकाउंट्स का ऑडिट करते हैं।
कौन कौन सा एक्सपेंडिचर का ऑडिट करते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट, और कोई भी अगर अमाउंट अगर हुआ, फंड हुआ, यूनियन एंड स्टेट, ये दोनों को करेंगे, राइट? दिमाग में रखना, यूनियन ट्रांजेक्शन एंड स्टेट ट्रांजेक्शन का जो भी होगा डेट उनको करेंगे, ये ऑडिट करेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट, ऑडिट करेंगे जहां पर इनकर्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, राइट? इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर दोनों में ऑटोमेटिकली ये रहेगा। दैट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट इज देयर। और एक इंपॉर्टेंट ऑडिट करेगा व्हाट इज कॉल्ड द पीएसयूज का। सो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का भी ऑडिट ये करेगा। इन जनरल बहुत सारे कंट्री ऐसे होते हैं कि ऑडिट जो होते हैं ना, वो ऑडिट ये नहीं करते, बल्कि उनका एक पीएसयू का ऑडिटर ऑडिट करता है। हमारे यहाँ पीएसयू का ऑडिट भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट? अब दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या करता है? ऑटोमेटिकली से ट्यून फॉर्म्स ऑफ अकाउंट्स, राइट? फॉर्म्स ऑफ अकाउंट जो फॉर्मेट होता है अकाउंटिंग का, ये मेंशन्ड है अंडर आर्टिकल 150 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। इसमें सीएजी क्या करते हैं? एडवाइस देते हैं। एडवाइस टू विच पर्टिकुलर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू प्रिस्क्राइब prescription of forms of accounts, for which particular, for union as well as what, for the state का ऑडिट करने के लिए और यूनियन का ऑडिट करने के लिए फॉर्म्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिस्क्राइब करेगा कौन? डेट इज द प्रेसिडेंट। और इसमें एडवाइस कौन देगा? डेट इज कॉल्ड द सीएजी। इसको हमने मेंशन किया हुआ है कि प्रेसिडेंट कैन प्रिस्क्राइब द फॉर्म्स ऑफ अकाउंट्स फॉर द यूनियन एंड द स्टेट विथ कंसल्टेशन ऑफ द सीएजी। विथ कंसल्टेशन का मतलब क्लियर है, जैसा वो एडवाइस देते हैं उसके अनुसार फॉर्म्स ऑफ अकाउंट बना देना, राइट? एंड थर्ड इंपॉर्टेंट इज देयर व्हाट इज कॉल्ड द रिपोर्ट सबमिशन, राइट ना? तो रिपोर्ट सबमिशन बच्चे ये मेंशन्ड है अंडर आर्टिकल 151 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। और दो जगह रिपोर्ट देते हैं। यूनियन का रिपोर्ट किनको दिया? ये देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और स्टेट का रिपोर्ट अगर हुआ तो ये देते हैं विच पर्टिकुलर गवर्नर को देंगे ये स्टेट का रिपोर्ट। ये रिपोर्ट को कंसीडर करने के बाद दे देते हैं पार्लियामेंट को, जहां पर पब्लिक अकाउंट कमेटी है पार्लियामेंट का, वो इसको एग्जामिन करती है। ये भी रिपोर्ट कंसीडर करने के बाद स्टेट लेजिस्लेचर को देते हैं, इनके पास भी पब्लिक अकाउंट कमेटी है, ये इनको एग्जामिन करती है। सो बेस्ड अपॉन दैट यू कैन से this is automatically the basic information related to what the CAG। CAG का information इतना ही है। और CAG is said to be the independent body because इनका condition of services and everything change कर सकता है पार्लियामेंट, but not tending towards what disadvantages, right? तो बेसिक इंफॉर्मेशन तुमने देख लिया। इतने एरिया से क्वेश्चंस इन जनरल बनते हैं। अब यहाँ पर आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हिस्से को डिस्कस करते हैं, व्हाट इज रिलेटेड टू इम्प्लिसिट एरिया इज कंसर्न। अब कहाँ कहाँ पे इम्प्लिसिट है इसके बारे में हम लोग ना इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट इम्प्लिसिट एरिया इज दियर, राइट? पहला इम्प्लिसिट एरिया जो यहाँ पर निकल के सामने आता है, व्हाट इज कॉल्ड हु इज गोइंग टू मेंटेन द ऑडिट ऑफ स्टेट, राइट? स्टेट गवर्नमेंट का जो ट्रांजैक्शन होगा उसका ऑडिट करेगा कौन? देन इट इज वेरी ग्रेट, यूनियन एंड स्टेट ये दोनों का ऑडिट कर रहा है। यहां से निकल के सामने आया, ऑडिट कौन करेगा? डेट इज करेगा सीएजी। सीएजी यूनियन का भी ऑडिट करेगा और स्टेट का भी ऑडिट करेगा, राइट? एक और चीज निकल के सामने आता है, नॉट ऑडिट, नॉट लोकल ऑडिट, तो लोकल ऑडिट कौन सा ऑडिट है जो सीएजी नहीं करेगा? यूनियन का करेगा, स्टेट का करेगा, लोकल का नहीं करेगा, राइट? लोकल ऑडिट में कितने चीज हो गए? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, इसका ऑडिट नहीं करेगा। म्युनिसिपैलिटी जाएगा, उसका ऑडिट ये नहीं करेगा। क्लियर है कि जब यूनियन और स्टेट लिखा हुआ है तो क्लियर है कि लोकल ऑडिट वो नहीं करेगा। इम्प्लिसिट है तो लोकल ऑडिट ये नहीं करेगा, राइट? दैट्स क्लियर। थर्ड इंपॉर्टेंट एरिया इज कंसर्न्ड, राइट? जहां पर हम लोग देखते हैं एक इंपॉर्टेंट इज देयर, हु प्रिस्क्राइब्स द फॉर्म्स ऑफ अकाउंट, राइट? प्रिस्क्राइब्स, तो प्रिस्क्राइब कौन करेगा फॉर्म्स ऑफ अकाउंट को? तो ये याद रखोगे, प्रिस्क्रिप्शन कौन करेगा? डेट इज कॉल्ड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और एडवाइस कौन देगा? डेट इज कॉल्ड द सीएजी। तो ये दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सीएजी प्रिस्क्राइब करेगा कि प्रिस्क्राइब करेगा प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट प्रिस्क्राइब करेगा ओनली विथ कंसल्टेशन ऑफ विच वन? डेट इज कॉल्ड द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, राइट?
एक इंपॉर्टेंट एक्सप्लिसिट यहाँ पर ये भी आता है, सीएजी इंडिया को अगर हम देख लेते हैं, राइट ना, इंडिया अगर हम देखें और यहाँ पर देखें सीएजी यूके का देख लें, ब्रिटेन का देख लें, तो थोड़ा सा यार नहीं यहाँ पर अंतर पड़ेगा, इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। एक बार क्वेश्चन आ चुका है तो हो सकता है कभी अगर रिपीट कर दिया तो। इंडिया में क्या है, दो चीज है, कंट्रोलर प्लस ऑडिटर जनरल, इसीलिए सीएजी है। यहाँ कंट्रोलर प्लस ऑडिटर जनरल यहाँ भी है। कंट्रोलर कहते हैं उसको जिसके पास में ट्रेजरी का राइट होता है, जैसे नहीं होता फैमिली हो गए, अगर हमारे पास 11 फैमिली है और एक हमने अकाउंट बना के रखा हुआ है जहां से पैसे आएंगे और वहां से पैसे फैमिली को जाएंगे, तो अकाउंट होल्डर एक आदमी होगा ना, पापा होंगे, दादाजी होंगे, चाचा जी होंगे, कोई भी होंगे, तो जो भी होंगे अकाउंट होल्डर उसको बोलते हैं कंट्रोलर। तो इंडिया का भी जो पैसे जा रहे हैं जहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, तो उसका कोई किसी के नाम से अकाउंट होगा, दैट पर्टिकुलर उसी के एक्सपेंडिचर अगर करना होगा तो उन्हीं के हाथ से चेक साइन किया हुआ के थ्रू ही हम एक्सपेंडिचर करेंगे, इट इज कॉल्ड द कंट्रोलर। तो हमारे यहाँ क्या है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नाम लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में प्रैक्टिस में ये मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस कंट्रोलर है, राइट। लेकिन सिर्फ हमारे यहाँ सीएजी अटॉर्नी ऑडिटर जनरल है। अगर ब्रिटेन में चले जाओ तो ये दोनों काम एक ही आदमी करता है, व्हाट इज कॉल्ड द सीएजी। हमारे यहाँ ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस और सिर्फ सीएजी यही काम करता है अटॉर्नी जनरल का। परहैप्स उनको कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर को कभी लगा होगा कि ठीक है फॉर द टाइम बिंग मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस से भी कंट्रोलर का काम करे, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है कि अगर यू नो हो सकता पॉसिबिलिटी कि कल होकर के ये कंट्रोलर का जिम्मेवारी भी हम सीएजी को दे दें, तो पहले से इन्होंने टर्म यूज करना शुरू कर, ऐसा होता है। जैसे इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन, कमीशन वर्ड यूज करते हैं मोर देन 1 पर्सन के लिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन यूज कर लिया बहुत दिन तक हमारे पास में, वेरी इंपॉर्टेंट एक ही कमिश्नर थे हमारे पास में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। बाद में हमने 1993 में दो और इलेक्शन कमिश्नर, तो उनको ऐसा लगा होगा कि अभी ठीक है एक आदमी रखते हैं, बाद में हो सकता है कि मल्टीपल आदमी बन सकता है, तो पहले से ही उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया, ऐसा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स में। तो हो सकता है इन्होंने ऐसा सोचा होगा, लेकिन अभी अगर प्रैक्टिस की बात करें तो इन प्रैक्टिस में ही इज नॉट द कंट्रोलर, ही इज ओनली व्हाट ऑडिटर जनरल, राइट। तो ये पर्टिकुलर एरिया है दैट इज रिलेटेड टू प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में देख लेना बच्चे, इतना ही से कुछ इंपॉर्टेंट एरिया से क्वेश्चंस आते हैं। एंड सो इसी के साथ में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन का एरिया को फिनिश कर दिया, राइट। अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन का एरिया। तो चलो एक बार फिर से गो थ्रू हो जाते हैं, कहाँ पर हैं हम लोग। ये खत्म कर दिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी खत्म कर दिया हमने, राइट। वाइस प्रेसिडेंट ये भी खत्म कर दिया, यूनियन ये भी खत्म किया हमने, अटॉर्नी जनरल एंड व्हाट फिनिश्ड व्हाट इज कॉल्ड द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया पे, व्हाट इज कॉल्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ये 3 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में चलो हम लोग अब डिस्कस करते हैं, यहाँ तक जो डिस्कशन हो चुके थे। एंड सो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया में डिस्कस करते हैं, व्हाट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। administrative organization organization थोड़ा रिलैक्स मोड में आ जाओ और तुम थोड़ा सा बस सोचो। देखो हम लोगों ने जितने भी वीडियो यहाँ पर दिए, वीडियो का पर्पस यही है कि तुम्हारा रिवीजन स्पीडी हो, फैसिलिटेटिव हो और जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो तुम्हारे दिमाग में आ जाए, राइट। इसलिए इसको एज ए कैजुअल वे में मत लेना, पूरी तरह से वीडियो को देखना और एक बार हो सके पॉज पॉज करते हुए देखो। मेट भी पॉसिबल बहुत स्पीड में बोलना होता है, वन शॉट है तो इट्स ओके, राइट। धीरे धीरे कर करके देखेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे, राइट ना, इट्स ओके। तो आ जाओ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। देखो बच्चे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, और हमारे पास में 3 ऑर्गेनाइजेशन है। वन इज कॉल्ड सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, राइट। सेकंड इंपॉर्टेंट इज कॉल्ड कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। और तीसरा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो बना था, इसको हम लोग बनाए थे, उसका नाम था प्राइम मिनिस्टरियल सेक्रेटेरिएट, लेकिन इसका नाम हमने 1977 में चेंज करके रख दिया पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। यानी सेक्रेटेरिएट सेक्रेटेरिएट 3 टाइप के थे। ये तो पहले से चलते आ रहा था ब्रिटिश के ज़माने से, ये 1950 में हमने बनाया और इसको भी हमने 1947 में बनाया था एज ए सेक्रेटेरिएट, और बाद में इसको चेंज कर दिया 1977 में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के नाम से, राइट।
अब क्वेश्चन कहाँ से आते हैं अभी इसको देखोगे, राइट। क्वेश्चन जो आते हैं बच्चे ने इसमें इसमें इनके रोल से क्वेश्चंस आते हैं, इनका काम क्या है, राइट। तो रोल से बेसिकली इनका क्वेश्चंस आता है और बड़ा कंफ्यूजिंग भी रहता है क्वेश्चंस में इसमें कि इनका रोल कहाँ पर, रोल एंड फंक्शन से क्वेश्चंस आते हैं। तुम्हें जान करके आश्चर्य होगा ये तीनों का जो क्या क्या रोल होगा वो लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंट बॉडी में एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 में। और ये रूल बनाता कौन है, ये रूल बनाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट, अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 77 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इनको देता है एम्पावरमेंट कि सर आप रूल बना लो, और फिर उससे वो रूल बनाते हैं लोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 बना हुआ है 61 में, और उसी में रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके बारे में मेंशन किया हुआ है, राइट। अब आप देखते हैं फॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे इनका जो है ना बेसिकली ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस टू मिनिस्टर, राइट। जो डिपार्टमेंट में वो आदमी है उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये मिनिस्टर को एडवाइस देंगे, किस मैटर में एडवाइस देंगे, ऑटोमेटिकली ये मैटर में मेकिंग पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी के मेकिंग में एडवाइस देंगे, राइट, मेकिंग, राइट ना, इसको एडवाइस देंगे। फ्रेमिंग ऑफ लेजिस्लेशन, फ्रेमिंग ऑफ लेजिस्लेशन यानी कोई बिल अगर बना रहा होगा तो इसमें इसको एडवाइस देंगे, राइट। एंड अनदर इंपॉर्टेंट इज सेट बी डिस्चार्ज ऑफ पार्लियामेंट्री रेस्पॉन्सिबिलिटी, पार्लियामेंट्री रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट में कोई क्वेश्चन हो गया, कोई मोशन आ रहा है समथिंग, तो ऐसे में अगर कोई मिनिस्टर पूछता है सेक्रेटेरिएट से साहब मुझे ये क्वेश्चन कर दिया हुआ है आप हमें आंसर दो, तो ये क्या करेंगे, ये इनको एडवाइस देंगे, राइट। तो ये तीन इंपॉर्टेंट इनका प्राइमरी फंक्शन है। कभी कभी रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लेते हैं तो एक और चीज जोड़ लेते हैं, व्हाट इज कॉल्ड द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में रूल्स रेगुलेशन बनाने का जो डिपार्टमेंटल एरिया होता है ना, इनमें ये इनको एडवाइस देते हैं, इनका पहला इंपॉर्टेंट काम ये है, राइट। सेकंड इंपॉर्टेंट काम इनका जो है ना वो ये है, दैट इज पूरे डिपार्टमेंट का फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट इनको मिला हुआ है उनका फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन देखना। अनदर इंपॉर्टेंट पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन जो इनको मिला हुआ है, राइट, ऑफ डिपार्टमेंट, इनको देखना। एंड अनदर इंपॉर्टेंट इज देयर व्हाट इज कॉल्ड सुपरविजन एंड कंट्रोल, सुपरविजन एंड कंट्रोल, सुपरविजन कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते हैं इनके बारे में इनको डिस्कस करना है, राइट। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि डेट इज अगर हम कहें कि फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है 1976 के बाद जो सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं उनको हमने अभी कह दिया है कि ही विल बी द चीफ अकाउंट ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट, अकाउंट ऑफिसर ऑफ डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट का चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर है कौन, दैट इज कॉल्ड विच वन, दैट इज द एक बार कर लेते हैं। तो चीफ अकाउंट ऑफिसर डिपार्टमेंट का है कौन, दैट इज कॉल्ड द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में होता है कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी, कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जिस डिपार्टमेंट में सर्विसेज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, तो उस सर्विस का जो सेक्रेटरी होंगे वही इनके कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी होंगे। तो दीज आर द मेंशन्ड हियर व्हाट इज कॉल्ड दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। तो इनका काम क्या है, इनको दिमाग में रखना है, नथिंग मोर देन दैट, राइट। अब आते हैं कैबिनेट सेक्रेटेरिएट पे, ये बड़ा हौच पौच हो जाएगा इसलिए यार सेकंड वाले स्लाइड में चलते हैं। व्हाट इज कॉल्ड द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, राइट। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में दो इंपॉर्टेंट एरिया है, वन इंपॉर्टेंट इज कॉल्ड द रोल एंड फंक्शन, इनका क्या क्या काम है एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल के अंडर में। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट इनमें एक ऑफिसर है व्हाट इज कॉल्ड द कैबिनेट सेक्रेटरी। इनसे इन जनरल क्वेश्चंस आते हैं तो इनको भी हम लोग साथ में एक बार गो थ्रू हो जाएंगे। इनका काम क्या है, इनका इंपॉर्टेंट काम ये सब है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज सेड टू बी सेक्रेटेरियल, सेक्रेटेरियल असिस्टेंस टू कैबिनेट, असिस्टेंस टू यूनियन कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट। यूनियन कैबिनेट में पहले ये एडवाइस देते हैं।
तो मीटिंग करना, फ्रेमिंग ऑफ द मीटिंग, एजेंडा तैयार करना मीटिंग का, मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना, एवरीथिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरीट बीइंग सेक्रेटेरियल टू द यूनियन कैबिनेट। यूनियन कैबिनेट का ये काम करेगा ये। सेकेंड इंपॉर्टेंट इज देयर वॉच डॉग ऑफ कैबिनेट डिसीजन। वॉच डॉग ऑफ कैबिनेट डिसीजन। अगर कैबिनेट ने कोई डिसीजन लिया, तो कैबिनेट ने कोई अगर डिसीजन लिया तो वॉच डॉग देखना डिसीजन को, डिसीजन का हो क्या रहा है। अगर कैबिनेट ने डिसीजन लिया भैया आयुष्मान भारत बनाना है, तो भारत बनाना उन्होंने डिसीजन ले लिया, अब इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है तो इनको सुपरविजन में रखना है कि एक एक चीज रिपोर्टिंग लेते रहना है कि इन्होंने ढंग से किया कि नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन related to cabinet decision, related to cabinet decision। तो कैबिनेट डिसीजन में अगर जरूरत पड़े, ओवरलैपिंग डुप्लीकेशन आ गया तो कोऑर्डिनेशन करेंगे। और एक यहाँ पर काम है ओरिजिनेटिंग डिपार्टमेंट का। ओरिजिनेटिंग डिपार्टमेंट का मतलब होता है कोई भी न्यू ऑर्गेनाइजेशन अगर बनेगा, न्यू ऑर्गेनाइजेशन बनाना या दो ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज करना या एक ऑर्गेनाइजेशन को स्प्लिट करना, राइट, स्प्लिट कर देना, राइट, एवरीथिंग इज ए पार्ट ऑफ ऑटोमेटिकली द रोल ऑफ व्हाट कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, राइट। तो यहाँ पर देखोगे इनका लेना देना, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का लेना देना मिनिस्टर से था, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का लेना देना कैबिनेट से है, राइट। वो मिनिस्टर का असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, ये कैबिनेट का असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, बस इतना ही बेसिक डिफरेंस है, राइट। कैबिनेट सेक्रेटरी इनका बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिसर है यार, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। एंड सो व्हाट इज द कैबिनेट सेक्रेटरी। तुम लोग भी बनोगे कैबिनेट सेक्रेटरी, या बनोगे तो करोगे क्या, एक बार तुम इसको स्लाइड को देख लेना, राइट। तो व्हाट इज कॉल्ड, दिस इज द कैबिनेट सेक्रेटरी। दो तीन चीज समझेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी के ऊपर में कुछ डेकोरेशन है। फर्स्ट, ये आदमी ना सीनियर मोस्ट ऑफिसर है, सीनियर मोस्ट ऑफिसर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा सीनियर मोस्ट सिविलियन ऑफिसर कोई है, देन इट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज द कैबिनेट सेक्रेटरी, राइट। इसको एक और नाम से जानते हैं, हेड ऑफ सिविल सर्विसेज। हेड ऑफ सिविल सर्विसेज, हेड ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन भाई कौन है, सबसे ऊपर का ऑफिसर्स कौन है, सुपरविजनरी ऑफिसर कौन है, देन ये डेकोरेशन भी जाता है कैबिनेट सेक्रेटरी को, राइट। अगर हम बोले प्रिंसिपल, राइट, एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजर, एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन है, देन ये भी डेकोरेशन जाता है कैबिनेट सेक्रेटरी को, राइट ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये दो तीन और काम करते हैं, एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन भी है, ऑफिसियो चेयरपर्सन भी है, चेयरमैन, चेयरमैन कहो चेयरपर्सन कहो वट एवर भी, कुछ कुछ चीज का चेयरपर्सन, जैसे कि सिविल सर्विस बोर्ड, सिविल सर्विस बोर्ड टेन्योर सिस्टम को देखते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी का कि सिविल सर्विस बोर्ड का चेयरपर्सन कौन है, देन डेकोरेशन गोज टू विच पर्टिकुलर, द कैबिनेट सेक्रेटरी, राइट। ये आदमी चेयरपर्सन है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट डिवीजन का, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट डिवीजन, इसका भी चेयरपर्सन ये आदमी है, राइट। ये चेयरपर्सन है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट कमिटी का, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट कमेटी है उनका भी चेयरपर्सन इन्हीं को जाता है, इन्हीं को डेकोरेशन जाता है, दैट इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट ये, राइट। ये आदमी चेयरपर्सन है चीफ सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस का, चीफ सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस। तो चीफ सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस का चेयरपर्सन भी ये, इनको डेकोरेशन भी यही जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इज देयर, और इसीलिए इनको हम बोलते हैं ड्रीम पोस्ट, राइट, पोस्ट ऑफ इंडियन ब्यूरोक्रेट। इंडियन ब्यूरोक्रेट का ड्रीम पोस्ट है कौन, दैट इज ऑटोमेटिकली सेट टू बी विच वन, दिस इज ऑटोमेटिकली कैबिनेट सेक्रेटरी, राइट। तो बेस्ड अपॉन दिस हम लोगों ने देख लिया, इतने सारे इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू व्हाट कैबिनेट सेक्रेटेरिएट से, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस इन जनरल नहीं आते। तो अब चलते हैं एक इम्पॉर्टेंट लास्ट वाला जो हम लोग करके के यूनियन को खत्म करेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, राइट। लिखते जा रहे हो, अगर नहीं लिख पा रहे हो तो तुम लोग एक बार देख लेना ढंग से, इतने सारे इंफॉर्मेशन एक बार फिर से दे दें यहाँ पे तुम्हारे सामने, यार एक बार देख लेना तुम लोग जूम करके, जैसे भी देखना होगा इसको कंप्लीट कर लेना, राइट। इतना इंफॉर्मेशन है, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट अपने से फिर निकाल लेना इम्प्लिसिट वैल्यूज को, डन। तो बच्चे अब चलो क्या क्या पढ़ा यार यहाँ पे, यहाँ से हम लोग थे ना, दिस इज
सेंट्रल सेक्रेटेरिएट हो चुका, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट हो चुका, अनदर इंपॉर्टेंट व्हाट इज कॉल्ड द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, राइट। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, इसके बाद फिर हम लोग एक और ले लेते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड द पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तीसरा इंपॉर्टेंट एरिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। चलो 2 सेकंड का ब्रेक ले लेते हैं यार। नाउ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इज कंसर्न, राइट। बस इसमें 2-3 इंफॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस तो रहा नहीं है, राइट। बना कब था? बना था पीएमएस करके 1947 में, रिनेम्ड हो गया पीएमओ 1977 में। जनता गवर्नमेंट आए तो इनका नाम रख दिया प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, तब से इनका नाम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ही है। इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को देखेंगे, राइट। नाउ इनका काम क्या है, रोल एंड फंक्शन क्या क्या है? तो पहला तो इंपॉर्टेंट ही रोल एंड फंक्शन लिखा हुआ कहां पर है, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 में लिखा हुआ है, राइट ना। इनका पहला इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये असिस्टेंस करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, सब काम करते हैं, व्हाट इज कॉल्ड द असिस्टेंस टू प्राइम मिनिस्टर। कब करते हैं? बीइंग द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग में चेयरपर्सन की तरह जब काम करते हैं तब इनको ये असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, राइट। असिस्टेंस कब करते हैं ये? बीइंग द हेड ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट के हेड होने के नाते बहुत सारे फाइलिंग वगैरह, अबाउट 10% डिसीजन होते हैं कि स्ट्रेटेजिक, बिना प्राइम मिनिस्टर के सिग्नेचर के नहीं होते। तो वो फाइल पीएमओ में आएगा और पीएमओ ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट मींस प्राइम मिनिस्टर उनको एग्जामिन करेगा, लास्ट में प्राइम मिनिस्टर साहब इस पे साइन करेंगे, राइट। नेक्स्ट इज कंसर्न, इनका एक और इंपॉर्टेंट काम होता है, व्हाट इज कॉल्ड पब्लिक रिलेशन साइट, रिलेशन साइड ऑफ पीएम। तुमने देखा होगा ना कि प्राइम मिनिस्टर के पास में अपना फेसबुक अकाउंट भी है, ट्विटर अकाउंट, एक्स अकाउंट भी इनके पास में है, कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं थ्रू द एक्स और थ्रू सो किसी तरह के फेसबुक पे या फिर पब्लिक रिलेशन यानी मीडिया कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ भी करना होता है तो इसमें असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा व्हाट इज कॉल्ड द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, राइट। डिस्प्यूट सेटलमेंट, राइट, डिस्प्यूट सेटलमेंट, कोई भी अगर डिस्प्यूट सेटलमेंट की बात आएगा रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर्स तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, दैट इज कंसर्न्ड हियर। एंड सो बेस्ड अपॉन दैट दीज आर कॉल्ड द फंक्शन ऑफ द पीएमओ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यही है, ही इज द whenever prime minister is going to act as chairperson of the नीति आयोग, तो यहाँ पर ये असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज और वहां पर वो देते हैं कि असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, असिस्टेंस वेयर प्राइम मिनिस्टर डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल कहाँ कहाँ कोई मिनिस्टर नहीं होता है, प्राइम मिनिस्टर उनके खुद ही उनके अंडर में पोर्टफोलियो काम करते हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इन्हीं के अंडर काम कर रहा है अभी तक, राइट। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इनके पास में है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल्स इन्हीं के पास में है, राइट। पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म सब इन्हीं के पास में है। तो यहाँ पर ऐसे स्थिति में ये इनको ना सपोर्ट करते हैं सिस्टम को। एंड सो बेस्ड अपॉन दैट इम्प्लिसिट क्वेश्चन देखो क्या क्या आ सकता है, दैट इज हु असिस्ट प्राइम मिनिस्टर when prime minister is going to act as the chairman of niti ayog, the which one? That is the prime minister office. Who assist prime minister while prime minister has to take decision in union cabinet? तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का रोल नहीं है, कैबिनेट में जब वो आदमी चला गया तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, राइट। हु असिस्ट मिनिस्टर while making the public policy, तो एकदम क्लियर है, that is which one? The सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, राइट। बच्चे एक बात का ध्यान रखोगे, असिस्टेंस और रियल रोल को निभाने में अंतर है, और यहीं पे बेसिकली हम लोग मिस्टेक करते हैं, राइट ना।
तो यहाँ पर देखो ये है, अब एक बार हम लोग गो थ्रू हो जाए तो तुम लोग को बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए। सेंट्रल सेक्रेटरी ये एडवाइस देता है मिनिस्टर को वाइल मेकिंग विच वन पब्लिक पॉलिसी, ये है ना। क्वेश्चन आता है हु इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक पब्लिक पॉलिसी, तो बच्चे आंसर इज द मिनिस्टर। Who is responsible for providing assistance to the minister while making public policy, then the answer will be central secretariat. ठीक है, असिस्टेंस और रियल अथॉरिटी में अंतर है, इस चीज को तुम लोग समझ के रखोगे, राइट ना। सो बेस्ड अपॉन दैट हम लोगों ने इतना डिस्कस कर लिया। व्हाट इज कॉल्ड द यूनियन एग्जीक्यूटिव इज गेटिंग ओवर, आज यहीं पर खत्म करेंगे, एंड रेस्ट ऑफ डिस्कशन वी विल जस्ट कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू वेरी मच, God bless you. If you feel any kind of problem, contact me. It's okay then. Bye bye. Done. चलो once again I सुनील गुप्ता वेलकम एट द प्लेटफॉर्म ऑफ इंस्पिरेशन आईएएस एकेडमी। वन शॉट डिस्कशन का दौर चल रहा है और हम लोग हैं लास्ट स्टेज में एग्जीक्यूटिव इन इंडिया के, राइट। तो बच्चे अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया था एग्जीक्यूटिव इन इंडिया में, वेरी वेल, इसको दो भाग में तोड़ा। यूनियन एग्जीक्यूटिव पिछली बार हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था यूनियन एग्जीक्यूटिव को। आज हम लोग एक नया चीज डिस्कशन करते हैं, व्हाट इज कॉल्ड द स्टेट एग्जीक्यूटिव इज कंसर्न, राइट। और ये है स्टेट एग्जीक्यूटिव, व्हाट इज कॉल्ड द गवर्नर ऑफ स्टेट, चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। बेसिकली एक से दो क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन के साथ क्वेश्चन आते हैं। तो चलो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं वेरी शॉर्ट वीडियो में, राइट ना। डन। तो अब बच्चे हम लोग चलते हैं द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया, व्हाट इज कॉल्ड द गवर्नर ऑफ स्टेट। व्हाट इज कॉल्ड द गवर्नर ऑफ स्टेट इज कंसर्न्ड, राइट। स्टेट में गवर्नर होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इससे जो क्वेश्चंस आते हैं और इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट एरिया, जो क्वेश्चन आ रहे हैं, और कुछ क्वेश्चंस आते हैं व्हाट इज कॉल्ड द इम्प्लिसिट एरिया से। इम्प्लिसिट एरिया तो निकालने का तुम लोग अब तक मास्टर हो चुके होंगे। एक्सप्लिसिट एरिया में क्या क्या है पहले हम लोग देख लें, इसके बाद फिर चलते हैं। एक बार चलो हम लोग एक बार गो थ्रू हो जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को लेकर के। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया इज दियर, ये आदमी है कॉन्स्टिट्यूशनल। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर है बिकॉज इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा है अंडर आर्टिकल 152 से लेके 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर चैप्टर नंबर 2 एंड अदर इंपॉर्टेंट पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। यहाँ तक हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया है, एंड सो दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर। इसके बारे में सेकंड इंपॉर्टेंट इज दियर कि इनका अपॉइंटमेंट करता कौन है। द अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन हिज प्लेजर, राइट, अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 155 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। कोई भी बन सकता है, ऐसा नहीं है भाई साहब, कोई भी नहीं बनेगा। क्वालिफिकेशन इनका है जो मेंशन्ड है अंडर आर्टिकल 158 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, राइट। और इस 158 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इनका क्वालिफिकेशन है कि पहला इंपॉर्टेंट ये आदमी होना चाहिए सिटीजन ऑफ इंडिया, एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। एज इनके पास में होने चाहिए 35 ईयर्स कम से कम। अनदर इंपॉर्टेंट, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे पोजीशन इनके पास में नहीं होना चाहिए। तो दिस आर द थ्री इंपॉर्टेंट बेसिक कंडीशन जो इनको फॉलो करना पड़ेगा, राइट। दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट। थर्ड इंपॉर्टेंट एरिया इज कंसर्न इनका रिमूवल, राइट। रिमूवल करेगा कौन? रिमूवल करेगा प्रेसिडेंट ऑन हिज प्लेजर,
राइट। तो प्लेजर का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बिना नोटिस का, बिना कुछ कहे हुए इनको आप हटा सकते हैं। इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर, राइट? कि बिना कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने